एपिसोड के स्टार्टिंग में जब अरीना से स्मोक हटती है तो हमें दिखाया जाता है जाओ फेंग ने अपनी तलवार को उस बंदे के पेट के आर पार कर दिया होता है, जिसे देख के वो बंदा दर्द में कहराते हुए कह रहा होता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसी ऐसे इंसान से कैसे हार सकता हूँ जिसकी कल्टीवेशन मेरे से लो है और उसके पास कंपेन 20 भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इस बंदे ने मेरे लाइफ पूल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, अब इसकी वजह से मैं कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा। वो इतना कहता है कि तभी जाओ फेंग उसके पेट से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसका लाइफ पूल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका लाइफ पूल डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसके शरीर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। ये देख के वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो हैरान होते हुए कह रहे होते आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, चैंग निंग उस बंदे से हारा ही नहीं, उस बंदे ने उसके लाइफ पूल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो पूरी तरह से क्रिपल हो चुका है, वो कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। सच में वो लड़का काफी ज्यादा हिम्मत वाला है जो उसने चैंग निंग के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ वुसेंग को इस चीज में भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि चैंग निंग जाओ फेंग से हार चुका है। वो कह रहा होता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगाया था, उसके पास कोई भी कंपेन बीस नहीं है, वो काफी ज्यादा कमजोर है और उसकी कल्टीवेशन लेवल भी इतनी ज्यादा हाई नहीं है, फिर वो चैंग निंग को कैसे हरा सकता है। टियानमिंग ये सब देख के हंसते हुए कह रहा था जैसा कि मुझे जाओ फेंग से उम्मीद थी, बस उसने उसे हराया है नहीं, उसके कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में वो एंशिएंट रॉयल फैमिली से काफी ज्यादा नफरत करता है, अगर उसका बस चलता तो उसे खत्म भी कर देता यहाँ पे, लेकिन अरीना के रूल की वजह से वो उसे खत्म नहीं कर सकता। अगर ये कोई रियल फाइट होती तो अभी तक वो मारा गया होता। फिर हमें चैंग निंग के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो चैंग निंग की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय हुआ देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो जल्दी से जंप करते हैं और जाओ फेंग पे ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने की, मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी इस अरीना से जिंदा जाने नहीं दूंगा। ये कहने के साथ वो जैसे ही जाओ फेंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तभी सिस्टर बाई बहुत ही तेजी से उन दोनों के बीच में आ जाती है। ये देख के उस मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सिस्टर बाई से कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की और उसे डिफेंड करने की, क्या तुम इस छोटे से लड़के के लिए मुझसे लड़ना चाहती हो। ये सुनकर सिस्टर बाई कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी जाओ फेंग के ऊपर अटैक करने की, आखिरकार जाओ फेंग ने कौन से अरीना के रूल को तोड़ा है जिसकी वजह से तुम डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। अरीना के रूल के हिसाब से ऐसा कहीं भी नहीं है कि हम किसी के लाइफ पूल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम उसे क्रिपल नहीं बना सकते हैं। अरीना का रूल ये है कि हम किसी को भी अरीना के अंदर जान से नहीं मार सकते और जाओ फेंग ने तुम्हारे ग्रैंडसन को बिल्कुल भी जान से नहीं मारा है। ये सुनकर तो वो मास्टर का मुंह ही बंद हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कह पाता है सिस्टर बाई को। आगे सिस्टर बाई जाओ फेंग से कहते तुम यहाँ पे कुछ भी मत करना, सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, अगर तुमने यहाँ पे कोई भी गलती की और गलत मूव चला तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। फिर टियानमिंग जाओ फेंग के पास आता है और उसे शाबाशी देते हुए कहता है तुमने सही में बहुत ही अच्छा काम किया। ये देख के वुसेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर टियानमिंग वुसेंग की तरफ देखता है और उसे देख के एक स्माइल करता है और उससे कहता है तुमने कुछ देर पहले मुझसे कुछ कहा था, क्या तुम्हें वो याद है। ये सुनकर वुसेंग गुस्से में कहता है टियानमिंग तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें यहीं पे खत्म नहीं होगी अभी। टियानमिंग कहता है लगता है कि तुम भूल चुके हो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुमने मुझे कुछ देर पहले ये कहा था अगर मेरे अंदर हिम्मत है तो मैं फैटी को प्रोटेक्ट करके दिखाऊं। तुम फैटी को काफी ज्यादा परेशान करने वाले थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम किसी को भी फैटी को चैलेंज करने के लिए भेजते हो तो मैं उसका इतना ज्यादा बुरा हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। टियानमिंग की बात सुन के वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई वुसेंग से इस तरह बात कर रहा है। सच में ये लड़का काफी ज्यादा हिम्मत वाला है जो वुसेंग से इस तरह बात कर रहा है, उसे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर वुसेंग कुछ भी नहीं करता इस लड़की का और ये लड़का अपनी मर्जी का करता रहेगा तेन पात पैलेस में तो ये वुसेंग के लिए काफी शर्मनाक बात होगी। वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं उन सबकी बातें सुनने के बाद वुसेंग हंसने लगता है और टियानमिंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इन छोटी मोटी बातों से मुझे डरा लोगे, मैं अर्थ स्कोर रैंकिंग में नंबर 10 पे हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही मुझे चैलेंज कर दोगे, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। अगर तुम सच में मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो जल्दी से अरीना में आ जाओ, हम अभी लड़ेंगे, अभी मैच को स्टार्ट करते हैं हम, मैं भी तो देखूं आखिरकार तुम जितना बोलते हो उतना कर भी सकते हो कि नहीं। ये सुनकर टियानमिंग कहता है हाँ हम जल्दी ही लड़ेंगे, तुम्हें इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ हमारा जब फाइट हो और मैं जब तुम्हें हराऊं तो पूरा 10 पास पहले तुम्हें हारता हुआ देखे, इसलिए दुर्भाग्य से अभी हमारे पास इतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं है जो तुम्हें हारता हुआ देख सके, इसलिए हम किसी और टाइम लड़ेंगे जब मैं पूरे 10 पास पैलेस को यहाँ इकट्ठा कर लूंगा, उन्हें भी तो दिखना चाहिए आखिरकार ली टियानमिंग को ऑफेंड करने का नतीजा क्या होता है। अरे हाँ मुझे याद आया तुम्हारा बर्थडे आने में भी टाइम है ना, चलो उसी दिन इस फाइट को रखते हैं, तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है। ये सुनकर वुसेंग कहता है ये तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, जितने देखने वाले लोग होंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा, मैं उस फाइट के अंदर पूरे 10 पास पैलेस को दिखा दूंगा आखिरकार मुझे चैलेंज करने का नतीजा क्या होता है, तुम मेरे पैरों के नीचे अपनी जान की भीख मांगोगे। चलो इस फाइट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, हम एक शर्त लगाते हैं अगर हम में से कोई भी हारता है वो अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर लेगा और इस जगह को छोड़ के चला जाएगा, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। ये सुनकर टियानमिंग कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं इस शर्त के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वुसेंग अपने मन में कहता है ये काफी अच्छा है, मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे मरण दिन के साथ मनाऊंगा। फिर हमें बताया जाता है टियानमिंग और वुसेंग की ये शर्त की खबर पूरे 10 पात पैलेस में बस कुछ ही घंटों में फैल गई और इस खबर की वजह से 10 पात पैलेस भी हिल गया। फिर हमें टियानमिंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ टियानमिंग कह रहा होता है क्या स्पिरिट ऑफ ये क्या चीज है। ये सुनकर सिस्टर बाई उससे बताती है हाँ स्पिरिट ऑफ ये वो जगह है जहाँ इस 10 पात पैलेस की स्पिरिचुअल एनर्जी बनती है, ओरिजिनेट होती है। ड्रैगन वेन जो है वो पूरे एंशिएंट गॉड रियलम की सबसे पावरफुल वेन है। पुराने टाइम में ऐसा कहा जाता था कि लोग अपनी कल्टीवेशन
कल्टीवेशन को काफी तेजी से बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल फाउंटेन में जाया करते थे। मुझे लगता है कि तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए। तुम्हारा टैलेंट भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे लगता है कि वो स्पिरिचुअल फाउंटेन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये सुनकर टियानमिंग कहता है थैंक यू सिस्टर भाई मुझे ये बताने के लिए, मैं जल्दी ही वहाँ पे जाकर इस चीज को चेक करूंगा। सिस्टर भाई कहते तुम वहाँ पे जाओ, इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हें इसका पता है जब हम कहते हैं कि 10th पाथ पैलेस में तुम्हारी अर्थ स्कोर रैंकिंग ही तुम्हारी रिसोर्सेज को डिटरमाइन करती है, आखिरकार इस बात का क्या मतलब है, तुम्हें इसके बारे में पता है क्या? टियानमिंग कहता है नहीं सिस्टर भाई मुझे इसके बारे में नहीं पता है, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती है? सिस्टर भाई कहते हैं जैसा कि तुम्हें पता है कल्टीवेशन करने के लिए काफी सारी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे 10th पाथ पैलेस में काफी सारी रिसोर्सेज हैं। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। यहाँ पे ड्रैगन विन फाउंटेन है कल्टीवेशन करने के लिए। ड्रैगन विन फाउंटेन को 10 एरिया में डिवाइड किया गया है और तुम्हारी अर्थ स्कोर रैंकिंग जो है वो ये डिसाइड करती है कि तुम किस एरिया में एंटर कर सकते हो। जैसे कि अर्थ स्कोर रैंकिंग के अंदर टॉप 10 के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट एरिया में जाके कल्टीवेशन कर सकते हैं और उसके बाद टॉप 100 के अंदर जो है वो सेकंड एरिया में कल्टीवेशन कर सकते हैं। जैसा कि अभी तुम्हारी रैंकिंग 150 और जॉफेंग की रैंकिंग 250 है तो तुम थर्ड एरिया के अंदर कल्टीवेशन कर सकते हो और जॉफेंग 4th एरिया के अंदर। ये सब सुन के टियानमिंग काफी ज्यादा शौक होता है। वो कहता है सिस्टर भाई कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही है ना? सिस्टर भाई कहते मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सभी लोग इतना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अर्थ स्कोर रैंकिंग में ऊपर आने के लिए? जो जितना डीप एरिया के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए जा पाएगा उसकी कल्टीवेशन उतनी ही तेजी से बढ़ेगी और इसी चीज की वजह से हाई रैंक में और लो रैंक में तुम्हें इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अभी जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उससे खत्म होने में ज्यादा समय नहीं, ये टूर्नामेंट जल्दी खत्म होने वाले हैं और ये टूर्नामेंट जैसे ही खत्म होता है जो जिस रैंक पे है उसकी रैंकिंग वही डिसाइड कर दी जाएगी, फिक्स कर दी जाएगी और जैसे ही रैंकिंग को फिक्स कर दिया जाएगा किसी को भी 2 साल तक किसी भी रिसोर्सेज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कारण है जैसे जैसे टूर्नामेंट खत्म होने के दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे टूर्नामेंट की गर्मी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। भले ही तुम किसी को चैलेंज नहीं करते हो, अगर तुम्हारे पीछे वाले अगर तुम्हारे आगे वाले को चैलेंज करते हैं तो तुम्हारी रैंकिंग अपने आप गिरने लगेगी। ये सुनकर टियानमिंग कहता है अगर ऐसा है तो मुझे और जॉफेंग को अभी जाकर टॉप 100 के अंदर आ जाना चाहिए जिससे हम सेकंड एरिया में कल्टीवेशन कर पाए। अगर हम अभी जाते तो हमें 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा टॉप 100 के अंदर आने में। सिस्टर भाई कहते तुम्हें इतना ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़े रुक जाओ। मैंने अपने फादर से बात किया, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हेवनली पैटर्न टावर के अंदर हेवनली पैटर्न स्क्रिप्चर सीखने के लिए जा सकते हो। ये सुनकर टियानमिंग हैरान होते हुए कहता है क्या हेवनली पैटर्न टावर, आखिरकार ये क्या चीज है? सिस्टर भाई कहते क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है क्या? और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं और फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।